रीजनिंग में आपके कई टॉपिक आते हैं जिनमें मैं हर वीडियो में आपको एक एक टॉपिक कराऊंगी। सबसे पहले हम लेते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। हमें किसी भी दो वस्तु या शब्द या अंकों में आपस में समानता देखनी होती है। इसमें हमें 3 पद दिए होते हैं और चौथा पद हमें निकालना होता है। ये ए बी सी डी, ये हम एग्जाम्पल बता आपको। ए बी, या तो हमें ए और बी में संबंध दिया होता है, इसी के आधार पर हमें सी और डी का संबंध निकालना होता है। इनमें से हमें 3 पद दिए होते हैं, ए बी और सी दिया होगा, हमें डी निकालना होगा। तो डी हम कैसे निकालेंगे? जो ए और बी में संबंध दिया है उसी के अनुसार हम सी और डी का संबंध ढूंढते हैं, या हमें इनमें संबंध दिया होता है ए और सी में, उसके अनुसार हमें बी और डी का संबंध निकालना होता है। जो संबंध ए का सी से होगा वही संबंध बी का डी से होगा। तो अब मैं आपको उदाहरण सहित समझाती हूँ। देखिए, मान लो हमें एक पद इसमें दिया हुआ है सूरज, सूर्य। सी पद हमें दिया हुआ है चंद्रमा। तो हमें इसमें डी पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जो संबंध सूरज का सूर्य से है वही संबंध चंद्रमा का किससे होगा। इसमें हमें नीचे ऑप्शंस दिए हुए होंगे। सपोज हमें ऑप्शन दिए हुए हैं पृथ्वी, तारे, चांद, आसमान। तो हम ये देखते हैं कि हमारा सूर्य का सूरज से क्या संबंध है। सूर्य और सूरज एक ही वस्तु के दो नाम हैं, यानी कि ये आपस में पर्यायवाची हैं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? चांद। तो हमारा सही उत्तर होगा सी, चांद। इसी तरह से कई बार ए और सी में संबंध दिया होता है और हमें उसके अनुसार बी और डी का संबंध ज्ञात करना होता है। इसमें हमें ये संबंध कई तरह से दिए होते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको पर्यायवाची का उदाहरण दिया है। इसी तरह विपरीत अर्थक शब्द का भी उदाहरण हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण बता रही हूँ। मोटा, छोटा, पतला। हमें चौथा पद इसमें बताना है। इसमें देखिए, मोटा का छोटा से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ए का संबंध बी से ना होकर सी से दिया है। ए का संबंध सी से है और सी ए का विपरीत अर्थक शब्द है। तो इसमें चौथा पद ज्ञात करने के लिए हमें
बी यानी कि छोटा का विपरीत आर्थक शब्द हमें ढूंढना होगा अपने ऑप्शंस में। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हो सकते हैं नाटा, बड़ा, लंबा, गोल। तो देखिए, मोटा का विपरीतार्थक शब्द पतला, तो छोटा का विपरीतार्थक शब्द बड़ा। इसमें बड़ा और लंबा इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें जो सबसे सही उत्तर होता है वही छांटना होता है। छोटा, बड़ा, लंबा और नाटा, ये आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि बड़ा। तो इसमें हमें 3 प्रकार की सादृश्यता या समरूपता देखने को मिलती है। शब्द समरूपता, अक्षर समरूपता और संख्या समरूपता। शब्द समरूपता के अभी मैंने आपको उदाहरण बताए हैं। शब्द समरूपता में पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं, विपरीत आर्थक शब्द पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ इस तरह के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं जिसमें हमें थोड़ी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। हमें जनरल नॉलेज का भी ध्यान रखना है रीजनिंग पढ़ने के लिए। तो इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया है, मोटर कार गैरेज। जिस प्रकार मोटर कार का संबंध गैरेज से है, उसी प्रकार मैं यहाँ लिख रही हूँ जगह कम होने की वजह से, हवाई जहाज का संबंध किससे? 3 पद हमें दिए हैं, मोटर कार, गैरेज, हवाई जहाज। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि मोटर कार और हवाई जहाज में तो कोई खास संबंध नहीं है, मोटर कार और गैरेज में संबंध है। मोटर कार गैरेज में विश्राम करती है, ये मोटर कार का विश्राम स्थल है। तो जिस प्रकार मोटर कार का गैरेज से संबंध है, ये इसका विश्राम स्थल है, इसी प्रकार हवाई जहाज का विश्राम स्थल कौन सा होता है, ये हमें अपने उत्तर में ढूंढना है। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हवाई मैदान, हवाई मैदान में हवाई जहाज दौड़ता है, विश्राम नहीं करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है हैंगर या विमानशाला। हैंगर या विमानशाला वो जगह होती है जहाँ पर हवाई जहाज विश्राम करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन इन दोनों के संबंधों से मैच कर रहा है। तो जो संबंध मोटर कार का गैरेज से है, वही संबंध हवाई जहाज का हैंगर या विमानशाला से है। तो हमारा सही उत्तर है हैंगर या विमानशाला। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है हवाई अड्डा, इससे भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। हवाई अड्डा जो है वो विश्राम स्थल नहीं होता है। हवाई अड्डा किससे मिलता है? जैसे बस अड्डा होता है, तो हवाई अड्डा जो है वो हवाई जहाज का विश्राम स्थल नहीं होता है। जहाँ पर हवाई जहाज उतरता है वो हवाई अड्डा होता है। इसके अतिरिक्त चौथा ऑप्शन है रनवे, जिस पर हवाई जहाज दौड़ता है। तो हमारा सबसे सही उत्तर है हैंगर या विमानशाला। तो इस प्रकार के भी हमें प्रश्न आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें देश की मुद्राएं, देश और देश की मुद्राओं में संबंध,
ये भी हमें याद करने होते हैं, इनमें भी संबंध आ सकते हैं। आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, जिस प्रकार रूस रूबल से संबंधित है। रूस एक देश का नाम है, रूबल रूस की मुद्रा है। तो जिस प्रकार रूस रूबल से संबंधित है, उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है? उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं, अगर हमने ये पढ़ा हुआ है कि रूस रूबल की मुद्रा है, तभी हम बता सकते हैं इसमें कि जापान की मुद्रा येन है। अगर हमने ये नहीं पढ़ा हुआ है तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। तो हमें इसमें देश और देश की मुद्राओं के बारे में भी पढ़ना होगा। इसको हमें लर्न करना होगा कि कौन से देश की मुद्राएं क्या होती हैं, ये हमें अच्छे से पढ़ना होगा। येन है, यूरो है, एशिया है। एशिया मुद्रा नहीं है, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है। या टोक्यो है, टोक्यो राजधानी है जापान की। लेकिन रूबल, अगर हमें पता है कि रूबल रूस की मुद्रा है, तभी हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि जापान की मुद्रा येन है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देश और देश की राजधानी, इसकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। देश और देश की राजधानी, इसके आधार पर भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे जिस प्रकार रूस मॉस्को से संबंधित है, जिस प्रकार रूस का संबंध मॉस्को से है, या हम जानते हैं अगर कि मॉस्को रूस की राजधानी है, तभी हम इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही दे सकते हैं। जिस प्रकार रूस का मॉस्को से संबंध है, उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है? तो हमें जब देशों की राजधानी के बारे में पता होगा तो हम इसका सरलता से उत्तर दे सकते हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो है। तो हमें 4 ऑप्शन देखने से पहले ही इसका उत्तर हमें पता होगा। तो इसके लिए हमें देश और देश की राजधानियां भी पढ़नी होंगी। किसी भी जीके की बुक में ये सब आपको मटेरियल आराम से मिल जाएगा। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज और ये देश की मुद्राएं और देशों के नाम, देश के कुछ शहरों के नाम भी पता होने चाहिए। वो शहर के नाम भी पूछ सकते हैं कि जिस प्रकार, या राज्य के नाम भी पूछ सकते हैं, या राज्य में शहरों के नाम पूछ सकते हैं। किसी भी तरह से वो पूछ सकते हैं। तो हमें थोड़ी जनरल नॉलेज भी रखनी होगी सही रीजनिंग की जानकारी के लिए। तो इसमें हमारा सही उत्तर है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो। अब हम आते हैं अक्षर समरूपता पर। अक्षर समरूपता मोस्टली इंग्लिश के जो वर्ण होते हैं ABCDEFGH, इन पर आधारित होते हैं। तो इनका हमें मैच ढूंढना होता है। इसके लिए हमें एक तो कोई ABCD का क्रम पता होना चाहिए। N O P Q R S T U V W X Y Z। पूरा हमें क्रम अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमें एक एक वर्ण का नंबर पता होना चाहिए। ये हमें हमेशा याद रखना है, ये हमारे बहुत काम आता है।
ये याद करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमें अक्षरों का पता होना चाहिए, कौन सा वर्ण अंग्रेजी का कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं हो पाता है बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ अक्षर तो हमें प्रैक्टिस करते करते ही पता चल जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैं तरीका भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कैसे याद रखते हैं। तब भी अगर याद नहीं होता है तो हम अपनी रफ वर्क में इस तरह से पहले ही ABCD लिख लेते हैं और ऊपर उनके नंबर डाल देते हैं, लेकिन याद हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ अक्षर समरूपता का। एक उदाहरण है BCDE, LMNO, FGHI। इसमें हमें फोर्थ पद निकालना है। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं BCDE, ये हमारा इसमें से रेगुलर, इसमें अंग्रेजी की जो वर्णमाला है इसमें ये रेगुलर आते हैं। इसी तरह LMNO ये भी रेगुलर आते हैं, FGHI ये भी रेगुलर आते हैं। तो इन्होंने क्या ऐसी समरूपता ली होगी जिससे हमारा आंसर निकलेगा। तो पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस लिख के दे देती हूँ। A ऑप्शन है HUKE, B ऑप्शन है RSTU, C ऑप्शन है JKLM और D ऑप्शन है PQRS। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि इस क्रम में और इस क्रम में ऐसी क्या समानता है जो हमें आंसर तक पहुंचाएगी। इसके लिए हम ये देखते हैं कि BCDE इसका अंग्रेजी में नंबर क्या है, क्रम नंबर क्या है, और LMNO पहले हम इन दोनों को लेते हैं। हो सकता है इन दोनों में समानता हो सकता है A में और C में समानता। तो पहले हम A और B को लेके देख लेते हैं। तो B का नंबर है 2, C का 3, D का 4, E का 5, L का नंबर है 12, M का 13, N का 14, O का 15। तो हम ये देख रहे हैं कि B और L में 10 का डिफरेंस है, C और M में 10 का डिफरेंस है, D और N में 10 का डिफरेंस है, इसी तरह E और O में 10 का डिफरेंस है। तो हम FGHI इसको लेते हैं। FGHI जिनका क्रम है 6, 7, 8, 9। इनमें हम 10 प्लस करते जाते हैं। 6 में 10 प्लस 10 करेंगे तो हमारा 16 नंबर पर आ जाएगा P। तो हमें PQRS इसका आंसर, P लिखते ही इसका आंसर पता चल जाता है। जब हम इसमें देखते हैं इन दोनों में, इसमें और इस सेट में क्या समानता है, हमें ये पता चल गया कि ये इनके नंबर देखते ही हमें पता चल गया, हमें इतना टाइम नहीं लगेगा वहाँ पर
हम ये देखते हैं कि इसका नंबर 2, 3, 4, 5 है। तुरंत हम इनके नंबर देते हैं 12, 13, 14, 15। तो हमारी समझ में आ गया कि ये 10 के डिफरेंस पर इनको इनकी समान, इनमें अगर हम 10 प्लस कर देते हैं तो हमारा ये वाला सेट मिल जाएगा। तो इसीलिए इसमें और इस सेट में और इस सेट में जब 10 का डिफरेंस है तो इस सेट में और इस सेट में भी +10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम तुरंत पहले वाले वर्ण में 10 प्लस करके देख लेते हैं कि कौन सा हमारा, जैसे ये 6 नंबर पे है, हमने इसमें तुरंत 10 प्लस करा तो 16 आ गया। 16 नंबर पे हमें पता है P आता है, तो हमने PQRS वाला सेट चूज कर लिया। तो ये हमारा राइट आंसर है। राइट आंसर आ गया डी। इसमें हमें प्लस के आधार पर भी दे सकते हैं समानता, माइनस के आधार पर भी दे सकते हैं, प्लस माइनस भी दे सकते हैं, गुणा भाग कुछ भी दिया जा सकता है। आपको एक और मैं उदाहरण देती हूँ। E V T G H S Q J C X V E। चौथा पद हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे हम E V T G H S Q J। E का नंबर है हमारा 5, E की स्थान 5 है, V की स्थान 22, T की स्थान 20 और G का स्थान है हमारा 7। इसी तरह H का 8, S का 19, Q का 17 और J का है हमारा 10। तो हम इनमें डिफरेंस देखते हैं पहले। 5 और 8, ये +3 का डिफरेंस है। 22 एंड 19, -3 का डिफरेंस। 20 एंड 17, -3 का डिफरेंस। 7 एंड 10, +3 का डिफरेंस। तो क्लियर है हमारे आगे पोजीशन। तो हमें कैसे करना है, CX VE, हमें इनके नंबर लिखने हैं। C का नंबर 3, X का नंबर 24, V का नंबर 22 एंड E का नंबर 5। तो हमें क्या करना है, C में +3 करना है। +3 करके 6 नंबर पे हमारा आता है F। तो हमारा आंसर इसमें जो दिए हुए हैं उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं F वाले, FUTG और FUSH। इसके अतिरिक्त EVUF, FSUH। तो अब इसमें हमारा B ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हम दूसरा देखते हैं। इसमें हमने करना है -3, X में से हम -3 करेंगे। 21 नंबर पर हमारा आता है U। तो FU हमारा A या C में से एक ऑप्शन होगा। अब हम थर्ड करेंगे -3,
22 में से हम -3 करेंगे, 19 नंबर पर हमारा S आएगा। तो हमारा सही आंसर सी हो। हमें पूरा करके देखने की जरूरत नहीं है, हमारी एक नज़र आंसर पर होनी चाहिए, एक नज़र हमारे सॉल्यूशन पर होनी चाहिए। देखो FUS आते ही हमें सही आंसर पता चल गया और हम इस पर टिक कर देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत बढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा हमें टाइम मैनेजमेंट को देखना। अब ये हमारे अक्षर समरूपता के उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं। इस प्रकार के और भी तरह के अक्षर समरूपता में कई तरह के आते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, आपको जो नहीं समझ में आए, अब बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। जहाँ भी आप अटक जाते हैं या जिस भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद एक आता है संख्या समरूपता। तो संख्या समरूपता में मुख्यतः संख्याओं के वर्ग या वर्गमूल दिए होते हैं, घन या घनमूल दिए होते हैं। जैसे हमें दे देंगे जिस प्रकार 4 और 16 का संबंध है, उसी प्रकार 5 का संबंध किससे है? तो 4 का वर्ग है 16, तो 5 का वर्ग होगा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। जो भी हमारे ऑप्शन में दिया होगा वो हम लिख देंगे। इसमें घन घनमूल भी दिए जा सकते हैं, जोड़ घटाव के एग्जाम्पल होते हैं, गुणा भाग होता है, सम विषम होता है। तो ये सब हम प्रैक्टिस के आधार पर कर सकते हैं। हमें रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतनी हमारी रीजनिंग पक्की होती चली जाएगी। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। इसमें मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। जिस प्रकार देखिए इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका पता नहीं क्या आंसर होगा। 101, 121, 200 इसका फोर्थ पद क्या होगा? इसके ऑप्शन दे रखे हैं 221, 120, 220, 201। देखो जिस प्रकार ये इसमें से हम इसको माइनस करके देखते हैं। इसको माइनस करके हमारा आंसर आएगा 20। तो इसका मतलब कि हम 200 में 20 प्लस करेंगे, 101 और 121 इनमें 20 का डिफरेंस है, प्लस 20 करेंगे तो हमारा 121 आएगा। और कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार हम 200 में 20 प्लस कर देंगे तो 220 आएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 220। तो इतने आसान भी ये क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1199, 4th पद बताना है। इसके ऑप्शन हैं 11, 36, 44, 66। तो 11 और 99 में क्या संबंध है? अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसमें हम 11 से 99 को डिवाइड कर देते हैं।
11 से हम 99 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। मीन्स 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 99 आएगा। इसी प्रकार हम 4 को 9 से गुणा करके देखते हैं तो 36 आएगा। हमारा ऑप्शंस में आंसर दे रखा है 36, तो इसका मतलब हमारा ये उत्तर ठीक है। और कोई भी ऐसी कैटेगरी आंसर नहीं है जो किसी भी तरह से इनके समरूप हो, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो ये हमारा टॉपिक सादृश्यता यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा वर्गीकरण, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।